नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्त। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2025 के अंदर स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर कौन से फ़ंड हमारे लिए सूटेबल रह सकते हैं और कौन से बेस्ट फ़ंड हो सकते हैं 2025 के लिए। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सरल शब्दों में फ़ंड की पूरी जानकारी दे सकें। दोस्तों, हर किसी के पोर्टफोलियो के अंदर स्मॉल कैप कैटेगरी का कोई ना कोई एक फ़ंड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ही फ्यूचर के अंदर आपको बेटर रिटर्न मिल पाता है। लॉन्ग टर्म के निवेश के नज़रिए से देखें तो स्मॉल कैप कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जो हर एक निवेशक के पोर्टफोलियो में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी में हमने जो पहला फ़ंड चुना है वह लिया है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फ़ंड। यह फ़ंड स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे पुराने फ़ंडों में से एक है और इस फ़ंड ने लगातार अच्छा ही प्रदर्शन किया है। वहीं बात करते हैं अब इस फ़ंड की स्कीम डिटेल के बारे में। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फ़ंड, यह फ़ंड एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फ़ंड है। वहीं बात करें इसकी करंट एनएवी की, जो 12 दिसंबर 2024 को थी, तो वह थी 181 रुपये 30 पैसे की। वहीं यह फ़ंड एक ओपन एंडेड फ़ंड है, तो इसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं बात करें इस फ़ंड के बेंचमार्क की, तो इस फ़ंड का बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। वहीं बात करें इसके ऊपर लगने वाले एग्ज़िट लोड की, तो यदि आप अपने पैसे को 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो इसके ऊपर आपको 1% का एग्ज़िट लोड लगेगा, और यदि आप 1 साल के बाद विड्रॉ करते हैं तो इस पर किसी प्रकार का कोई एग्ज़िट लोड नहीं है। फ़िलहाल के लिए इसके अंदर आप केवल एसआईपी से ही अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं, और इसके अंदर लमसम निवेश अभी बंद किया गया हुआ है। तो आप केवल अगर इसमें निवेश करने की सोच रहे हैं तो आप एसआईपी के थ्रू ही अपनी निवेश की शुरुआत कर सकते हैं, जो कि केवल आप 100 रुपये से निवेश शुरू कर सकते हैं। वहीं यह फ़ंड 2010 को लॉन्च हुआ था, और वहीं बात करें इस फ़ंड के एसेट अंडर मैनेजमेंट की, तो इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वह 61,646 करोड़ रुपए का है। वहीं इस फ़ंड के अंदर यदि किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता जब ये फ़ंड लॉन्च हुआ था, तो आज उसकी वैल्यू 18,13,000 रुपये होती। वहीं अगर आप इसका एसआईपी का भी सालाना रिटर्न देखेंगे तो इसने ऑन एन एवरेज 26% का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें इस फ़ंड के एक्सपेंस रेशियो की, तो इस फ़ंड का एक्सपेंस रेशियो 1.42% का रहने वाला है। बात करें इस फंड के पास्ट रिटर्न की, तो इसने लमसम के केस में पिछले 1 साल में 35% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 2 सालों में 37% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 28% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, और 5 सालों में 37% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर इसका कंपैरिजन हम इसकी कैटेगरी से करते हैं तो इसने पिछले 1 साल में 33% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 2 सालों में 34% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 23% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, और 5 सालों में 32% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर इसका हम एसआईपी रिटर्न देखें तो इसने पिछले 1 साल में 29% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 2 सालों में 41% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 37% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, और 5 सालों में 39% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं कैटेगरी वाइज रिटर्न देखें तो इसने पिछले 1 साल में 31% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 2 सालों में 39% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 33% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, और 5 सालों में 34% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही केस में लमसम और एसआईपी दोनों केसों के अंदर इसने हर एक साल अपनी कैटेगरी को बीट किया है। इस लिहाज से निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन सभी के लिए जिनका भी नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। बात करें फंड मैनेजर की, तो उसके फंड मैनेजर मिस्टर समीर हैं। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की, तो इसके अंदर इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स के अंदर 18.52% का इन्वेस्टमेंट है, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल के अंदर 8.43% का इन्वेस्टमेंट है, आईटी के अंदर 7.44% का इन्वेस्टमेंट है, केमिकल्स के अंदर 7.37% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं कैश के अंदर भी इसके अंदर 4.95% का इन्वेस्टमेंट रखा गया है। वहीं अगर बात करें इसके अंदर टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की, तो उसके अंदर एचडीएफसी बैंक के अंदर 1.94% का इन्वेस्टमेंट है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज इंडिया के अंदर 1.86% का इन्वेस्टमेंट है, किर्लोस्कर ब्रदर्स के अंदर 1.65% का इन्वेस्टमेंट है, अपर इंडस्ट्री लिमिटेड के अंदर 1.47% का इन्वेस्टमेंट है, और ट्यूब इन्वेस्टमेंट के अंदर 1.46% का इन्वेस्टमेंट है।
अगर इसके अंदर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा पोर्शन स्मॉल कैप के अंदर ही किया गया है, क्योंकि एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। इसके अंदर करंट की बात करें तो स्मॉल कैप के अंदर 41.95% का इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप के अंदर 39.67% का इन्वेस्टमेंट है और लार्ज कैप के अंदर 13.43% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं दोस्तों, अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें और आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो तो ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने की सोच। इस कैटेगरी में हमारा दूसरा फंड जो है वह है टाटा स्मॉल कैप फंड। अब जानते हैं इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। टाटा स्मॉल कैप फंड, यह फंड भी एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। वहीं बात करें इसकी लास्ट वर्किंग डे की एनएवी की जो 12 दिसंबर की थी वह 43.46 रुपये की थी। वहीं बात करें इस फंड के ऊपर लगने वाले एक्सपेंस रेशो की तो इस फंड का एक्सपेंस रेशो 1.68% का है। वहीं यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है, तो इसके अंदर भी आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं अगर इसका बेंचमार्क देखें तो इसका बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। वहीं बात करें इसके ऊपर लगने वाले एग्जिट लोड की तो यदि आप अपने पैसे को 1 साल से पहले अगर 12% तक निकालते हैं तो इस पर किसी भी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं इससे ऊपर के अमाउंट के ऊपर आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा यदि आप 1 साल से पहले निकालते हैं, और 1 साल के बाद निकालेंगे तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की तो इसके अंदर भी अभी आप करंटली केवल एसआईपी के थ्रू ही निवेश कर सकते हैं, जो कि आप अपने निवेश की शुरुआत 100 रुपये से कर सकते हैं। इस फंड के अंदर भी अभी लमसम निवेश बंद किया गया है, तो आप केवल एसआईपी के थ्रू ही निवेश कर सकते हैं। यह फंड 2018 को लॉन्च हुआ था और इस फंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह 9,572 करोड़ रुपए का है। वहीं इस फंड के अंदर यदि किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता जब ये फंड लॉन्च हुआ था तो आज उसकी वैल्यू 4,35,000 रुपये होती। वहीं अगर आप इसका एसआईपी का भी सालाना रिटर्न देखेंगे तो इसने 33% से ज़्यादा का ही रिटर्न दिया है। बात करें इस फंड के पास्ट रिटर्न की तो इसने पिछले 1 साल में 38% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 33% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 25% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 33% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर इसका कंपैरिजन हम इसकी कैटेगरी से करते हैं तो इसने पिछले 1 साल में 33% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 34% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 23% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 32% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। वहीं अगर इसका हम एसआईपी पास्ट रिटर्न देखें तो इसने पिछले 1 साल में 37% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 40% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 35% से ज़्यादा रिटर्न दिया है और 5 सालों में 36% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। वहीं इसका कंपैरिजन अगर कैटेगरी वाइज रिटर्न से करते हैं तो उसने पिछले 1 साल में 31% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 39% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 33% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 34% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने भी लमसम और एसआईपी दोनों ही केस के अंदर ज़्यादातर टाइम अपनी कैटेगरी को बीट किया है। इस लिहाज से निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन सभी के लिए जिनका भी नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। बात करें फंड मैनेजर की तो ये 2 फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जा रहा है, जो कि हैं पहले है मिस्टर चंद्र प्रकाश और दूसरे हैं मिस्टर जितेंद्र के द्वारा फंड मैनेज किया जा रहा है। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की तो उसके अंदर केमिकल्स के अंदर 14.06% का इन्वेस्टमेंट है, सर्विसेज के अंदर 13.78% का इन्वेस्टमेंट है, इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स के अंदर 11.35% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं कैश के अंदर भी इसके अंदर 9.16% का अमाउंट रखा गया है, साथ ही साथ आईटी के अंदर 6.71% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की तो उसके अंदर BASF इंडिया लिमिटेड के अंदर 4.8% का इन्वेस्टमेंट है, किर्लोस्कर के अंदर 4.17% का इन्वेस्टमेंट है, क्विक कॉर्प लिमिटेड के अंदर 3.54% का इन्वेस्टमेंट है, गोदरेज इंडस्ट्री के अंदर 3.47% का इन्वेस्टमेंट है, IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर 3.43% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की तो क्योंकि ये स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा एलोकेशन स्मॉल कैप के अंदर ही किया गया है। स्मॉल कैप के अंदर 64% का इन्वेस्टमेंट है, वहीं मिड कैप के अंदर 26% का इन्वेस्टमेंट है और अदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी 9.25% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं दोस्तों, अगर इस फंड के अंदर आप निवेश की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें और आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो तो ही आप स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड के अंदर निवेश की सोचें। तो स्मॉल कैप कैटेगरी का हमारा जो तीसरा फंड है वह है HSBC स्मॉल कैप फंड। अब जानते हैं इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। HSBC स्मॉल कैप फंड, यह फंड एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। वहीं बात करें इसके लास्ट वर्किंग डे की NAV की जो कि 12 दिसंबर 2024 की थी, वह
91 रुपये 36 पैसे की थी। वहीं बात करें इसकी फ़ंड के ऊपर लगने वाले एक्सपेंस रेशियो की, तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.67% का है। वहीं यह फ़ंड एक ओपन एंडेड फ़ंड है, तो आप इसके अंदर कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं इस फंड का बेंचमार्क देखें तो उस फंड का बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। वहीं इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की बात करें तो यदि आप अपने पैसे का 10% तक हिस्सा 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं इसके ऊपर के अमाउंट के ऊपर आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा यदि आप अपने पैसे को 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं, और 1 साल के बाद विड्रॉ करेंगे तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं इसके अंदर आप एसआईपी और लमसम दोनों ही तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एसआईपी के केस में आप केवल 500 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और लमसम के केस में 5000 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। यह फ़ंड 2014 को लॉन्च हुआ था और इस फंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह 17,237 करोड़ रुपये का है। वहीं बात करें इस फंड के ऊपर, यदि किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए निवेश किया होता जब ये फ़ंड लॉन्च हुआ था तो आज उसकी वैल्यू 9,14,000 रुपये होती। वहीं अगर आप इसका सालाना का एसआईपी रिटर्न भी देखेंगे तो इस फंड ने 23% से ज़्यादा का ही सालाना रिटर्न दिया है। इस फंड के पास रिटर्न की तो इस फंड ने पिछले 1 साल के अंदर लमसम के केस में 34% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 2 सालों में 37% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 26% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 32% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर इसका कंपैरिजन हम इसकी कैटेगरी से करते हैं तो इसने पिछले 1 साल में 33% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 34% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 23% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 32% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर इसका एसआईपी रिटर्न देखें तो इसने पिछले 1 साल में 33% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 41% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 35% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 37% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं इसका कंपैरिजन इसकी कैटेगरी से करें तो इसने पिछले 1 साल में 31% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 39% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 33% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 34% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसने दोनों ही केस में लमसम हो या एसआईपी दोनों ही टाइम अपनी कैटेगरी को काफ़ी अच्छे मार्जिन से बीट किया है। इस लिहाज से निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन सभी के लिए जिनका भी नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। करें फंड मैनेजर की तो यह फंड 2 फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जा रहा है। पहले हैं मिस्टर वेणुगोपाल और दूसरे हैं मिस्टर चीनू गुप्ता के द्वारा फंड मैनेज किया जा रहा है। वहीं बात करें इसके टॉप सेक्टर 5 एलोकेशन की तो इसके अंदर इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स के अंदर 15.49% का इन्वेस्टमेंट है, एनबीएफसी के अंदर 9.92% का इन्वेस्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 9.78% का इन्वेस्टमेंट किया गया है, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल के अंदर 8.43% का इन्वेस्टमेंट किया गया है और हेल्थ केयर के अंदर 6.95% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। वहीं बात करें टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की तो उसके अंदर नालंदा लिमिटेड के अंदर 2.84% का इन्वेस्टमेंट है, अपर इंडस्ट्री के अंदर 2.67% का इन्वेस्टमेंट है, आदित्य बिरला रियल स्टेट के अंदर 2.57% का इन्वेस्टमेंट है, क्लोस्कर के अंदर 2.51% का इन्वेस्टमेंट किया गया है और बीएससी लिमिटेड के अंदर 2.4% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट देखें तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा पोर्शन जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया गया है वह अभी करंट के सिनेरियो में देखें तो मिड कैप के अंदर सबसे ज़्यादा पोर्शन है। मिड कैप के अंदर 62.12% का इन्वेस्टमेंट है, स्मॉल कैप के अंदर 29.53% का इन्वेस्टमेंट है और लार्ज कैप के अंदर 6.34% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं दोस्तों अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें और आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो तो ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की सोचें। दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद दोस्तों। स्मॉल कैप कैटेगरी का हमारा जो चौथा फंड है वो है बंधन स्मॉल कैप फंड। अब जानते हैं इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। बंधन स्मॉल कैप की लास्ट वर्किंग डे की जो एनएवी थी 12 दिसंबर 2024 की वह 48 रुपये 57 पैसे की थी। वहीं स्कीम डिटेल की बात करें तो यह फंड 2020 को लॉन्च हुआ था और इस फंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह 8,716 करोड़ रुपए का है। वहीं यह फंड एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। वहीं बात करें इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की तो इसका एक्सपेंस रेशियो 1.72% का है और यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है तो उसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं इस फंड का बेंचमार्क BSE 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। बात करें फंड मैनेजर की तो उसके फंड मैनेजर मिस्टर कीर्ति जैन रहने वाले हैं।
वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की, तो यदि आप अपने पैसे को 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो उस पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा, और 1 साल के बाद करते हैं तो उस पर किसी भी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। बात करें पास्ट रिटर्न की, तो इसने पिछले 1 साल में 55% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 49% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 29% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं अगर इसका कंपैरिजन हम इसकी कैटेगरी वाइज रिटर्न से करते हैं तो इसने पिछले 1 साल में 33% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 2 सालों में 34% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 23% से ज़्यादा रिटर्न दिया और 5 सालों में 32% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसने हर एक साल अपनी कैटेगरी को बीट किया है। इस लिहाज से निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन सभी के लिए जिनका भी नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। वहीं कैलेंडर वाइज अगर रिटर्न देखें तो 2024 में 47% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 2023 में 53% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, वहीं 2022 के अंदर -6% का रिटर्न रहा है, वहीं 2021 में 51% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है। वहीं बात करें फंड मैनेजर की, तो उसके फंड मैनेजर मिस्टर कीर्ति जैन रहने वाले हैं। और वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की, तो उसके अंदर बैंकिंग और फाइनेंशियल्स के अंदर 10.88% का इन्वेस्टमेंट किया गया है, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट के अंदर 10.25% का इन्वेस्टमेंट किया गया है, फार्मा के अंदर 8.89% का इन्वेस्टमेंट किया गया है, वहीं कैश में भी 7.24 रखा गया है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अंदर 7.07% का इन्वेस्टमेंट किया गया है, और रियल्टी सेक्टर के अंदर 6.18% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। वहीं टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की बात करें तो उसके अंदर ट्री ब्रेटी रेपो के अंदर 7.42% का इन्वेस्टमेंट है, एलटी फूड्स लिमिटेड के अंदर 2.61% का इन्वेस्टमेंट है, पीसीबीएल लिमिटेड के अंदर 2.38% का इन्वेस्टमेंट है, चोलामंडलम फाइनेंस के अंदर 2.14% का इन्वेस्टमेंट है, अरविंद लिमिटेड के अंदर 1.81 का इन्वेस्टमेंट है, शोभा लिमिटेड के अंदर 1.67% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। इन चारों स्मॉल कैप फंडों के अंदर से 2 फंड ऐसे हैं जो कि निप्पॉन और टाटा है, जिसमें केवल आप एसआईपी के थ्रू ही निवेश कर सकते हैं, जबकि 2 फंड ऐसे हैं जिसके अंदर आप एसआईपी और लमसम दोनों ही मोड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब मार्केट में गिरावट होती है और हमारे पास लमसम पैसा भी होता है, तो अगर हम ऐसे फंड का चुनाव कर सकते हैं जिसके अंदर केवल एसआईपी है, तो हम उस टाइम पे इस मौके का फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो कोशिश करें कि अपने पोर्टफोलियो में एक ऐसा फ़ंड रखें जिसके अंदर आप लमसम भी कभी भी निवेश कर सकें, और एक ऐसा रखें जिसके अंदर आप एसआईपी ही करना चाहते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। वहीं इनमें से किसी भी फंड में निवेश करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। धन्यवाद दोस्तों।